हेलो विद्यार्थियों। काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का निबंध है, इस विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की है और कुछ बातों की जानकारी हमने प्राप्त की थी, जिसमें से जो महत्वपूर्ण बातें थे हम उन्हें एक बार यहाँ पर फिर याद करते हुए, स्मरण में लाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इस निबंध में कही है। उन्होंने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल को कोट किया था और कहा था कि रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक चिंतन और व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत की और उसमें जो भाषा संबंधी अपने विचार है वह भी अभिव्यक्त किए। लेखक ने यहीं पर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भाषा प्रयोग के दो स्तर होते हैं, एक बोलचाल की भाषा का स्तर और होता है एक साहित्यिक भाषा का स्तर। ये दोनों स्तर अलग अलग चलते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि दोनों पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हो। उन्होंने कहा है कि साहित्यिक भाषा मूल रूप से बोलचाल की ही वह भाषा है जो विभिन्न रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने कविता की भाषा, काव्य की भाषा की क्या स्थिति है, इस पर अपने जो विचार अभिव्यक्त किए उसमें से हमने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर देखा था। और जो बात सर्वप्रथम अपनी विषय पर आते हुए लेखक ने कही है वह बात थी कि भाषा का मुख्य तत्व भाव चित्रों का विधान होता है। कोई भी बात जब हम किसी से कहना चाहते हैं तो उस तक भाषा के माध्यम से हमारे भाव पूर्ण रूप से संप्रेषित हो सके, इसके लिए कविता कोई न कोई भाव चित्र का विधान अवश्य करती है और ये भाव चित्र परंपरागत रूप से प्राप्त प्रतीकों के माध्यम से ही हो, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई बार कवि अपने अनुभव से संपृक्त करके किसी शब्द में किसी विशेष अर्थ को भर देता है और अपनी बात को बड़ी ही स्वाभाविकता से कह देता है। इसी प्रसंग में उन्होंने कहा था कि कविता की भाषा लिखते समय हम चाहे कितनी ही सावधानी क्यों न रखें, परंतु वह विज्ञान और गणित की भाषा नहीं हो सकती, वैसी अर्थवत्ता वह नहीं दे सकती। कविता की भाषा में निश्चित अर्थ देने जैसी कोई स्थिति संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि अनेक बार कवि किसी एक शब्द से ही बहुत सी अनुभूतियां जागृत करते हुए अपने मनोगत भाव को पाठक तक बड़ी स्वाभाविकता से संप्रेषित कर देता है। वे ये भी कहते हैं कि कोई भी रचनाकार जो आधुनिक काल में रचना कर रहा है किसी अनुभूति के सुनिश्चित रूप के स्थान पर उस अनुभूति से संबंधित व्यापक स्वरूप को ही सामने रखना चाहता है। और चूंकि भाषा का जो स्वरूप है, भाषा की जो प्रकृति है वह अमूर्तन की है। शब्द किसी मूर्त वस्तु अथवा वस्तु के अमूर्त संकेत भर होते हैं और इस प्रकार वे जो अमूर्त संकेत होते हैं वही भाषा हमें शब्दों का अर्थ या अमूर्त शब्द ही हमें किसी निश्चित अर्थ को, किसी निश्चित वस्तु को दिखाने वाले होते हैं। यह प्रक्रिया जीवंत और गतिशील रहे, लेखक ये चाहते हैं और इसके लिए चाहते हैं कि इसके लिए भाषा का साधारण प्रयोगकर्ता भले ही चिंतित न रहता हो, परंतु कवि का संपूर्ण अस्तित्व इस प्रक्रिया के परिचालन पर ही निर्भर होता है। काव्य भाषा की स्थिति और उसके स्वरूप पर विचार करते हुए यहाँ पर चतुर्वेदी जी ने यह प्रश्न भी उठाया था कि कवि अमूर्तन की इस प्रक्रिया को किस प्रकार उद्घाटित करता है। यदि ये बात स्पष्ट हो जाए तो फिर भाषा का स्वरूप स्वतः ही स्पष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कवि अपने शब्दों का प्रयोग सामान्य ढंग से नहीं करता है, अनुभूति को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारता है। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिए थे जिनका हमने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था यदि घर शब्द का प्रयोग किया जाए तो साधारण रूप में होगा, जबकि चक्रव्यूह शब्द का जब कवि प्रयोग करता है, लेखक प्रयोग करता है, तो इसके साथ एक पूर्व संदर्भ भी जुड़ा हुआ
अवश्य होता है। इस तरह से इन कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काव्य भाषा की स्वरूपगत विवेचना के दौरान जो कुछ कहा है, हम उसके अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि कवि कर्म के द्वारा भाषा बराबर समृद्ध होती चलती है, उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, वह अपने स्वरूप में विशिष्टता को प्राप्त करती रहती है। कवि जब भाषा का प्रयोग करता है तब वह एक प्रकार से भाषा को समृद्ध करता जाता है। भाषा का यह प्रयोग जब अपनी प्रक्रिया में होता है तो इसके लिए प्रतीकों का प्रयोग भी किया जाता है, और ये प्रतीक जो भाषा में प्रयोग होते हैं भाषा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने स्वीकार की है, जो बात हमने आगे के अंतर्गत भी देखी है कि प्रतीक जब बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगते हैं तो वो अपनी अर्थवत्ता को खो देते हैं, अपनी ताजगी को खो देते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो कभी नए नए प्रयोग, नई नई प्रयोग पद्धति को भी अपनाना नहीं भूलता है। आगे की बात हमें याद आती है यहाँ पर, बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ठीक जिस तरह से बर्तन को अधिक घिसने से उसकी कलई निकल जाती है, उसी तरह से जब प्रतीक ज्यादा प्रयोग होते हैं तो अपनी अर्थवत्ता खो देते हैं और पुनः नए प्रतीकों का प्रयोग चल पड़ता है। लेखक यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि अमूर्तन का जो सिद्धांत है वह आधुनिक कलाओं और कला विवेचन में काफी सीमा तक चर्चित रहा है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे कहते हैं कि यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने की वृत्ति है, और इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह है कि काव्य भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। हमने देखा था, हमने पिछले अपने वीडियो में बात भी की थी कि कोई भी अर्थ जब हम देना चाहते हैं तो केवल अभिधा के माध्यम से नहीं दे सकते, हम उसके लिए लाक्षणिकता और व्यंजकता को अपनाते हैं, और यही बात काव्य को समृद्ध बनाती है, रसपूर्ण बनाती है, आनंदपूर्ण बनाती है और कालजयी भी बनाती है। और ये जो लक्षण और व्यंजन शक्ति का प्रयोग होता है उसके कारण इसमें संप्रेक्षणता की प्रक्रिया को नई जीवनी शक्ति मिलती है। आधुनिक दृष्टि से केवल कविता में शब्द का चरम अर्थ जो सामान्यतः उसका प्रारंभिक अर्थ होता है, प्राथमिक अर्थ ही रहता है, और उसको लेकर ही अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं है, उन्मुक्त होकर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। काव्य भाषा के विवेचन में अगले बिंदु के रूप में लेखक का जो मत है, विचार है, वह यह है कि एक ही पद्धति से सभी कलाओं को समझने का आग्रह नहीं करना चाहिए, यह अनुचित है, और इसका कारण है कि स्वर, रंग और शब्दों के अमूर्तन में अंतर होता है। चतुर्वेदी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि स्वर और रंग तो अपनी प्रकृति से ही अमूर्त हैं, उनका हमारे अनुभव क्षेत्रों में कोई अनिवार्य उल्लेख संबंध नहीं है, यह उनकी सीमा और विवशता ही है। शब्द भी ध्वनियों के रूप में अमूर्त है, पर मनुष्य ने अपने विकास के दीर्घ काल में उन्हें अनेक विशिष्ट वस्तुओं और अनुभवों के साथ जोड़ा है। काव्य भाषा के विवेचन में हमें यह समझना आवश्यक है। काव्य भाषा के स्वरूप को समझने के लिए लेखक ने लोक साहित्य की बात भी की है, और उन्होंने कहा है कि इस दृष्टि से लोक साहित्य की प्रकृति का विश्लेषण भी महत्व रखता है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का यदि हम विभाजन करें तो ये बात हमें बिल्कुल साफ नजर आ जाती है कि अभिव्यक्ति के इन दोनों प्रकारों का अंतर भाषा प्रयोग की विभिन्नता है। लोक साहित्य में सामान्यतः भाषा का सृजनात्मक प्रयोग नहीं होता है। लोक कवि भाषा भाव चित्रों का संगठन नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि हमारा अधिकांश जो काव्य है वह विशेषकर मध्यकालीन काव्य के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे थे, और कहते हैं कि किसी न किसी रूप में संगीत का सहारा लेता रहा है। ऐसा सहारा आधुनिक काल में हमने देखा है, प्रसाद ने भी लिया है, महादेवी वर्मा ने भी लिया है,
और भी बहुत से कवियों ने लिया है। इस निबंध में काव्य भाषा का विवेचन करते हुए चतुर्वेदी जी ने भाषा के दो रूप बतलाए हैं। एक तो वह रूप जो उसका प्रारंभिक रूप स्थूल और काम चलाऊ है, और दूसरा वह रूप जो स्थूल न होकर सूक्ष्मता लिए हुए है। ये दोनों रूप एक दूसरे से संबंधित भी हो जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं। यही लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात अभिव्यक्त की है, और वह है कि भाषा और संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विषय में भी हमें यहाँ चर्चा कर लेना चाहिए। उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि कुछ विद्वान भाषा का विवेचन सांस्कृतिक परिवेश से अलग होकर व्याकरण के रूप में करना चाहते हैं, किंतु सामान्य भाषा में भी और विशेषतः काव्य भाषा में नामवाची शब्दावली सांस्कृतिक तथा सामाजिक संदर्भों से संबंधित होती है। हम भाषा प्रयोगों में संस्कृति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय यदि संस्कृति को देखा जाए तो यहाँ संबंधों के बहुत से रूप हैं। चाचा, ताऊ, मामा, मामी, फूफा, मौसी, मामा, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, और ये सब हमारी संस्कृति के अंग हैं। यदि हम इन्हें काव्य भाषा से अलग कर देंगे, काट देंगे, तो हम वह सब अर्थवत्ता नहीं दे पाएंगे, वह सब रसपूर्ण संबंधों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे जो हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में घुले मिले हैं। अंग्रेजी की बात करें तो वह भाषा अलग है जहाँ एक ही शब्द से सब संबंधों को अभिव्यक्त किया जाता है, पर हमारे यहाँ तो संबंधों के अनुसार ही उसके प्रति आदर और प्रेम का भाव अलग अलग होता है। हम उससे अनुभव करते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन में नवीन उत्साह वर्धन करते हैं। इस तरह से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने काव्य भाषा में बिंब प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। आप वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक स्वतः